नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, घटना चक्र का पॉलिटी का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें आज ही हमारा लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1 है। ठीक है, और इसमें अब तक हमने डिस्कस कर लिया है करीब करीब 8 चैप्टर्स को। आज हमारा जो है इस सब्जेक्ट का 9वां चैप्टर शुरू होगा, जो कि है शासन की प्रणाली या शासन प्रणाली। तो चैप्टर चूँकि थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है दूसरे लेक्चर तक भी ये चला जाए, क्योंकि हमने जो है अपने टारगेट को जो है वही रखते हुए सीढ़ियों को या स्टेप्स को छोटा कर दिया है। यानी कि हम कई पार्ट्स में लगभग 30 मिनट मैक्सिमम हम जाते हैं किसी एक चैप्टर के पीछे या किसी एक लेक्चर में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रखा गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए ध्वज, बी राजधानी, सी संप्रभुता या डी शासनाध्यक्ष। जल्दी क्या करिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संप्रभुता जो है यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, राज्य के जो है 4 आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार, शासन या सत्ता, ठीक, और संप्रभुता। ठीक, कौन कौन से 4 तत्व हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य 3 तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं भारत के कई राज्यों के बारे में। यहाँ पर जनसंख्या भी है, भूभाग भी है इसका, और सरकारें भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता सिर्फ भारत में है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे कूट से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, और सी है केवल 1 और 2, और डी है न तो 1 न तो 2। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि केवल पहला कथन सही है, यह कथन गलत है। ठीक, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। देखिए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक या लीगल संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित मानवीय संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं, तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त आवश्यक नहीं है। ठीक है, याद रहेगा ना, कहीं कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं यहाँ से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए लोकतंत्रात्मक, बी अध्यक्षात्मक, सी संसाधनात्मक या डी अर्ध लोकतंत्रात्मक। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसदात्मक। ठीक, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, शासन की प्रणाली जो है यह सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो संसदात्मक होती है और दूसरी अध्यक्षात्मक होती है। ठीक, भारत ने जो है ग्रेट ब्रिटेन का या फिर ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक प्रणाली या शासन व्यवस्था को अपनाया। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते। व्यवस्थापिका यानी कि संसद के सदस्य जो है, यही जो है कार्यपालिका का भी गठन करते हैं, तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। एक एक लाइन जरूरी है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में ए न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बी कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन सी है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है,
या फिर ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? जल्दी बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अभी अभी ऊपर देखा है हमने। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ए, ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूके या यूनाइटेड किंगडम में, बी, बेल्जियम में, सी, फ्रांस में या फिर डी, स्विट्जरलैंड में? चलिए, सर्वप्रथम संसदात्मक व्यवस्था जो है ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई थी। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन या यूके में परिलक्षित हुआ। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। वैसे उस एक्सप्लेनेशन की इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं, आपको यहीं से सीधा सीधा आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए, संसदात्मक सरकार, बी, अध्यक्षात्मक सरकार, सी, स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर डी, संघात्मक सरकार? चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्षात्मक सरकार जो है यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। जब भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषता है? संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता या फिर डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? जल्दी कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है कार्यपालिका विधायिका के प्रति या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, यहां देखिए अनुच्छेद 75(3) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, देखिए, संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है, याद रहना चाहिए। ठीक, इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका किसे बोलते हैं? कार्यपालिका यानी जो सरकार होती है, जैसे मोदी सरकार हो गई वर्तमान में। ठीक है, देखिए, कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद या लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। इस शब्द के बारे में हम अभी आगे विस्तार से भी जब लोकसभा के बारे में बात करेंगे या संसद के टॉपिक के बारे में बात करेंगे तब और विस्तार से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ यही जानते रहिए, यहाँ यही मत जानते रहिए, स्पष्ट रूप से ये जानिए कि मंत्रिमंडल जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। ठीक, यह कार्यपालिका। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। बताइए, नीचे जो कूट दिया हुआ है इनसे सही आंसर चुन करके। ऑप्शन है ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 3, सी, केवल 2 और 3 या फिर डी, 1, 2, 3। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2। देखिए, राज्य का अध्यक्ष जो है इसे किसे बोलते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आइए बात कर लेते हैं
एक्सप्लेनेशन की। देखिए, अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। कहाँ पर है? अनुच्छेद 75(5) में, ठीक। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। अब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75(3) में लिखा है ऐसी बात। इसीलिए कथन 2 भी सही है, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। नेक्स्ट, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, या उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ए, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बी, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष है। सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। या फिर डी, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में या संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ए, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। बी, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। सी, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। या डी, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। चलिए, इसका सही आंसर है एक और ऑप्शन होना चाहिए भाई इसमें, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, उपर्युक्त में से यही वाला आंसर आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, और ऐसा यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही सेम एक्सप्लेनेशन रिपीट कर दिया गया है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ए, ऑप्शन ए है कि ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व तो जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऑप्शन बी है कि ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। या फिर डी, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। चलिए सही आंसर बताइए। इसका सीधा आंसर है ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार। ठीक, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ बताया जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किस किस नाम से? संसदीय शासन प्रणाली हो कहीं आ जाएगा, कहीं मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली आ जाएगा, तो कहीं कहीं पर उत्तरदायी शासन प्रणाली आ जाएगा, लेकिन यह तीनों मूल रूप से एक ही है। ठीक, तब अब इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद्धति में
समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं? ए राष्ट्रपति में, बी कैबिनेट में, सी व्यवस्थापिका में या डी उच्च सदन में? उच्च सदन कौन सी है? राज्यसभा। चलिए बताइए। देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया राष्ट्रपति पद्धति में, ठीक। तो अब जब राष्ट्रपति पद्धति है तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ कहाँ होंगी? राष्ट्रपति में, ठीक। इसे ही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी बोला जाता है। ठीक। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तब यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है। तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और चौथा, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे कूट दिए हुए हैं और इनसे सही आंसर को चुनना है। ऑप्शन है ए 1 और 2। जब तक ये पढ़ता हूँ ना मैं, तब तक आप लोग ऊपर के आंसर को एक बार फिर से पढ़ लिया करिए, ये जो ऊपर वाले कथन दिए हुए हैं। चलिए, ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, और ऑप्शन सी है 2, 3 और 4, और ऑप्शन डी है सभी चारों। जल्दी बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। कौन सा? 1, 2, 3। यह वाला गलत है, ठीक। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान जो है नहीं करती है, ठीक। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक गणतंत्र संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एकीकृत या यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा है, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। तीसरा, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। चौथा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3 केवल, सी 2, 3 और 4 केवल, या फिर डी 1, 2, 3, 4। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। देखिए, भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य भी है, और भारत में लोकतांत्रिक समाज भी है। इसके साथ साथ भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। कुछ खास है नहीं इसका एक्सप्लेनेशन, सेम वही चीज़ों को बताया गया है लाइन वाइज, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। ऑप्शन है ए संविधान संगत सरकार, बी लोकतांत्रिक सरकार, सी विधि का शासन, या फिर डी सत्तावादी सरकार। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सत्तावादी सरकार जो है भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है, ठीक। भारत में विधि का शासन है, एक संविधान है जिससे सुसंगत सरकार बनी हुई है, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक सरकार है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं। देखिए, भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यह गणतंत्र है न कि राजतंत्र है, ठीक। और प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है, ठीक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तब यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, ठीक। पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को उनके प्राधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है ए भारतीय संविधान से, बी भारत के राष्ट्रपति से, सी भारत की प्रधानमंत्री से, या फिर डी भारत की संसद से। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक।
केंद्र और राज्य सरकारों को उनके प्राधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त होते हैं। चलिए आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणालियों के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन संविधान में किया गया है, जिसका वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, पहले जब अनुसूचियों की बात हो रही थी तब कई बार इस संबंध में चर्चा की गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह कथन और कारण के स्वरूप में है या अभिकथन और कथन है? चलिए आइए बात कर लेते हैं। अभिकथन ए है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कथन आर है कि भारत का अपना एक संविधान है। तब कूट दिया हुआ नीचे ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है कि ए तथा आर दोनों गलत हैं। चलिए जल्दी करिए क्योंकि टाइम कम है। आइए बात करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, अभिकथन और कथन दोनों ही सही है लेकिन अभिकथन जो है कथन जो है यह अभिकथन की सही से व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। ठीक, लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा किए गए या चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः अभिकथन और कथन दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुशासन की या गुड गवर्नेंस की विशेषता नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है ए जवाबदेही, बी पारदर्शिता, सी कानून का नियम या डी लाल फीताशाही। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाल फीताशाही जो है यह सुशासन की विशेषता नहीं है। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में, देखिए लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मत से निर्णय लेना, दक्षता में प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन है ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कल्याणकारी राज्य की और अच्छे से परिभाषा आपको पता चलेगी। देखिए, कल्याणकारी राज्य नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। ठीक, नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। और यही कारण है कि भारत में क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, जो ओबीसी का क्रीम लेयर है उसको जब आरक्षण नहीं प्रदान किया गया है तो उसका कारण जो है यही है। ठीक है, हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना सभी किसानों के लिए बेकार है यह। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट, संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तब यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या है? ए कल्याणकारी राज्य, बी कम्युनिस्ट राज्य, सी लोकतांत्रिक राज्य या फिर डी पुलिस राज्य। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैसे स्पष्ट रूप से सीधे सीधे लिख दिया गया है। देखिए, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य धारणा की व्याख्या करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनीतिक समानता या फिर डी साम्यवादी राज्य। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी राज्य। देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों का आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता या न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तब टाइम देख लें, हाँ टाइम कम हो गया है, आइए जल्दी से बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है या फिर डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। जल्दी करिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखें, चलिए देख लेते हैं। देखिए, भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता का संचालन करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ए जनता, बी संविधान, सी संसद या फिर डी राष्ट्रपति। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि संविधान की शुरुआत ही हम भारत के लोगों के साथ हुई है। यहाँ देखिए। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तब यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ए संविधान की कठोरता, बी एकल कार्यपालिका, सी व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता या फिर डी अवशिष्ट अधिकार राज्य के पास होना। जल्दी कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका होती है। एकल कार्यपालिका यानी किसी एक ही व्यक्ति में समस्त शक्तियां निहित होती हैं, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति में, वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और इस लेक्चर को हम इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त कर देंगे। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है ए कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बी राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है या फिर सी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, या डी उपर्युक्त वर्णित सभी तथ्य सही है।
चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त ऊपर वर्णित या उपर्युक्त वर्णित सभी तथ्य सही हैं। यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपनी इच्छानुसार कर सकता है, ठीक, और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग भी नहीं कर सकता। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है, ठीक, किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका या संसद को भंग नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तो तत्काल वीडियो को जैसे ही अपलोड हो वैसे ही देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।